हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो बिहार दरोगा के लिए थर्ड एडिशन की न्यू बुक जारी की गई है। यहाँ पर रोशन आनंद सर एंड बिट्टू झा सर के द्वारा जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा, उसी को लेकर चलते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 1 को कवर करेंगे। ठीक है ना। इसमें टोटल 25 सेट्स दिए गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, और साथ में अध्ययन सामग्री भी दी गई है। तो इस चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल पर सभी जो है सेट कराए जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना। ये देखिए, ये बुक काफ़ी बेहतरीन है और वर्तमान सभी दरोगा परीक्षाओं के लिए औसतन 60% प्रश्न इसी पुस्तक से आएगा। ठीक है ना। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन, टोटल हम लोग 100 प्रश्न को कवर करेंगे डिस्कशन के साथ। ठीक है ना। तो वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, ये प्रश्न पूछा गया था बिहार पुलिस मद्य निषेध में पूछा गया था, मद्य निषेध दरोगा में 16/7/2023 को। उसी के हल प्रश्न पत्र को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है पहला प्रश्न, कीव राजधानी है। तो कीव कहाँ की राजधानी है? तो राइट आंसर हो जाएगा यूक्रेन की। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। टोटल 100 प्रश्न है, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए अब हम लोग इसका व्याख्या देखेंगे। कीव यूक्रेन की राजधानी है। यहाँ की मुद्रा जो है रिविन्या है। ठीक है, देश और राजधानी और मुद्रा दिए गए हैं। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। यहाँ की मुद्रा स्विट्जरलैंड की फ्रैंक हो जाएगा। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। यहाँ की मुद्रा जो हो जाएगी क्रोना हो जाएगी। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और यहाँ की मुद्रा पेसेटा हो जाएगी। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। यहाँ की राजधानी ल्यू हो जाएगी। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। यहाँ की राजधानी फ्रानिंट हो जाएगी। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 2 नंबर, 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, कुंवर सिंह के द्वारा। ठीक है, चलिए इसका हम लोग व्याख्या देखेंगे। तो 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, जो आरा के पास जगदीशपुर के एक तबाह और असंतुष्ट जमींदार थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 3 नंबर सवाल, स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बैंगनी और नीले प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं, जिस कारण जो है स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैंगनी और नीले प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का साइज दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्ण की ओर के कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी होता है। लाल वर्ण के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य नीले वर्ण के प्रकाश की अपेक्षा लगभग 1.8 गुणी है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग यानी छोटी तरंगदैर्घ्य को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं। प्रकीर्णित नीला प्रकाश हमारे आँख यानी नेत्रों में प्रवेश करता है, जिस कारण आकाश नीला दिखता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न हो तो प्रकाश प्रकीर्णन न हो पाता, तब आकाश जो है वो काला प्रतीत होता। चलिए लाल रंग कोहरे एवं धुएं में से सबसे कम प्रकीर्णित होता है, इसलिए यह दूर से देखने पर भी लाल दिखाई देता है। अतः खतरे का संकेत या सिग्नल लाल रंग का ही प्रयोग किया जाता है। बैंगनी और नीले रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है 4 नंबर सवाल, हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों के उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुमेघ जाति के। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। IUCN के आंकड़ों के अनुसार हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा सुमेध जातियों के उदाहरण हैं। स्रोत IUCN वेबसाइट से ये लिया गया है। सुमेध क्या होता है? तो जिस प्रजाति की वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो और यदि प्रजाति की संख्या में 10 वर्षों में 50% से अधिक कमी दर्ज की गई हो, उसे हम लोग सुमेध प्रजातियाँ कहते हैं। चलिए प्रमुख भारतीय प्रजाति जो सुमेध श्रेणी में है, तेंदुआ
एक सींग वाला गेंडा, चीता, चार सींग वाला मृग, भारतीय वाइसन, समुद्री गाय, डॉग और यहाँ पर स्लेथ भालू इत्यादि। संकटग्रस्त, ऐसी प्रजातियां का वनों से विलुप्त होने का खतरा बना रहता है। इसमें वयस्क सदस्यों की संख्या केवल 250 या उससे कम शेष रहती है, जैसे संगाई, हिरण, शेर जैसी पूंछ वाला बंदर, मकाक बंदर जिसको बोलते हैं, नीलगिरी ताहर, हिम तेंदुआ, गंगा डॉल्फिन, लाल पांडा, पेंगालिन, ठीक है, इत्यादि। नेक्स्ट है विलुप्त, जिस प्रजाति का कोई सदस्य जीवित न हो तथा विश्व के सभी आवासों में उसकी संख्या बिल्कुल समाप्त हो चुकी हो, उसे विलुप्त प्रजाति कहलाती है। जैसे डोडो, मॉरिशस, स्टिलर्स सी काऊ रूस, थाईलेसिन ऑस्ट्रेलिया तथा अफ्रीका की शेर की 3 प्रजातियां, बाली, नावन और कैस्पियन। नेक्स्ट देखेंगे दुर्लभ प्रजातियां। संसार में इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम है। ये प्रजातियां कुछ ही स्थानों पर सीमित है या बड़े क्षेत्रों में विरल रूप से बिखरी हुई है। हम्बोसिया डेक्रेंस बड़े दक्षिणी पश्चिमी भारत घाट यानी भारत की एक दुर्लभ प्रजाति है। नेक्स्ट देखेंगे लुप्त हो रहे महत्वपूर्ण जीवों हेतु भारत में संरक्षण के प्रयास। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में भारत सरकार द्वारा बाघ, जो एक संकटग्रस्त प्रजाति है, के संरक्षण हेतु इसे शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य हाथियों के आवास संरक्षण द्वारा उसकी संख्या में वृद्धि करना था। हंगुल परियोजना, इस परियोजना को जम्मू कश्मीर सरकार, IUCN तथा WWF ने मिलकर 1970 में शुरू किया था। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना, मगरमच्छ के संरक्षण हेतु 1974 में परियोजना बनाई गई थी तथा 1978 तक कुल 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रोजेक्ट 1975 में FAO तथा UNDP की सहायता से शुरू किया गया। गैंडा परियोजना, एक सींग वाले गैंडे सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। गैंडा परियोजना को 1987 में शुरू किया गया। गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट, हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच 2006 में एक समझौता हुआ, जिसमें गिद्धों के संरक्षण का लक्ष्य रखा गया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इस परियोजना को वर्ष 2025 तक विस्तारित करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गिद्ध संरक्षण कार्य योजना 2020 से 25 का शुभारंभ किया। एशिया से समाप्त हो रहे गिद्धों के संरक्षण के लिए SAVE सेविंग एशियन वर्टिकुलेट फॉर्म एक्सहैबिटेशन कार्यक्रम चलाया गया। इसके तहत पशुओं की दी जाने वाली दवा डाइक्लोफेनेक को प्रतिबंधित कर दिया गया। भारत में अधिकांश गिद्धों की मृत्यु पशुओं को दी जाने वाली दवा डाइक्लोफेनेक दवा से होती है। हिम तेंदुआ परियोजना, हिमालयी राज्यों में हिम तेंदुआ संरक्षण हेतु 2009 में इसे प्रारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 5 नंबर सवाल, भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है, तो राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी चिल्का झील, इसका राइट हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील चिल्का झील है, यानी खारे पानी की झील। यह उत्तरी सरकार तट उड़ीसा में अवस्थित है। भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है चिल्का झील। यह रामसर आर्द्रभूमि सूची के अंतर्गत जो है वो आती है। सांभर झील राजस्थान की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमकीन झील है। सर्वाधिक लवणता वाली झील सांभर झील है। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर, सोलर सेल बने हुए होते हैं, तो सोलर सेल जो है वो यहाँ पर अर्धचालकों के बनाए जाते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा C। इसका व्याख्या देखेंगे। सोलर सेल अर्धचालक के बने होते हैं। सोलर सेल में मूल रूप से ऐसी PN संधि होती है जो सौर विकिरण आपतित होने पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। इसको बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सौर सेल एक PN जंक्शन डायोड है जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यह प्रकाश विद्युत प्रवाह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर कार्य करता है। प्रकाश का प्रत्येक अवशोषित फोटॉन
एक इलेक्ट्रॉन और एक छिद्र होल उत्पन्न करता है। वास्तव में संयोजकता का एक इलेक्ट्रॉन फोटॉन की ऊर्जा प्राप्त कर चालन पट्टी कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है, जिससे संयोजकता पट्टी कहा जाता है, जिससे संयोजकता में एक छिद्र होल उत्पन्न हो जाता है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न हुए विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन को एन क्षेत्र की ओर और छिद्र होल को पी क्षेत्र की ओर ले जाया जाता है। अतः जंक्शन के दोनों सतहों पर विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं और इन सतहों के बीच एक विद्युत वाहक बल स्थापित हो जाता है। यह विद्युत वाहक बल बाह्य परिपथ में विद्युत धारा स्थापित करता है। चलिए नेक्स्ट है, ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता एवं चालक एवं अचालक पदार्थों के बीच होती है उसे अर्धचालक कहते हैं, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया था 7 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ब्रिटेन जो था वो शामिल नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका के सहयोग से यूरोपीय देशों का जो गुट बना वह मिस्र राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धुरी राष्ट्र में शामिल देश जर्मनी हो जाएगा, जापान हो जाएगा, इटली और इत्यादि शामिल देश थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ रूप से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक के समय के निर्धारित हेतु यमायोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, कुछ स्रोतों में से इलाहाबाद के नैनी में भी बताया गया है, से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय कुल 5 राज्यों से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट है, वधवागम का संधि विच्छेद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से वधु प्लस आगम। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या देखेंगे। वधु प्लस आगम हो जाएगा दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के प्रकार 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। प्रश्नानुसार वधवागम शब्द का सही संधि विच्छेद वधु प्लस आगम हो जाएगा। वधवागम यण संधि का उदाहरण है। स्वर संधि के कुल 5 प्रकार होते हैं, वृद्धि संधि, विधि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और यण स्वर संधि, और 5वां अयादि स्वर संधि। यण संधि के उदाहरण देखेंगे। अति प्लस अधिक, जैसे अत्यधिक हो जाएगा। इति प्लस आदि इत्यादि हो जाएगा। सु प्लस आगत स्वागत हो जाएगा। सु प्लस स्वच्छ हो जाएगा। ऊपर प्लस युक्त उपरयुक्त हो जाएगा। चलिए, यण संधि जब किसी शब्द के अंतिम में ई उ री के बाद कोई अन्य स्वर आए तो उसे हम लोग यहाँ पर यण संधि कहते हैं, जैसे वधु प्लस आगम वधवागम। ठीक है, चलिए जैसे सु प्लस स्वच्छ, इति प्लस आदि इत्यादि, पितृ प्लस इच्छा पितृक्षा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ये मैथ का प्रश्न है, इसको जरूर बना लीजिएगा, इसका PDF टेलीग्राम पर मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1968 में। चलिए, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1959 को लगाया गया था, जो 26 फरवरी 1969 तक रहा। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन एवं बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानू नगे थे। बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक लगा था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ से अगला प्रश्न है 12 नंबर, प्रधानमंत्री PBTG विकास मिशन डैश के विकास से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदिवासी समूहों के विकास से संबंधित है। प्रधानमंत्री PBTG विकास मिशन आदिवासी समूहों के आर्थिक सामाजिक विकास से संबंधित है। PBTG का फुल फॉर्म पार्टिकुलर वुनरेबल ट्राइबल ग्रुप होता है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने PBTG के विकास की योजना लागू की है, जिसमें उनके व्यापक सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातियों को समूह में शामिल किया गया है।
योजना के प्रावधानों के अनुसार राज्यों में 100% सहायता अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। 1973 में डेभर आयोग ने आदिम जनजातीय समूह पीटीजी को एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया जो जनजातीय समूहों में कम विकसित है। वर्ष 2006 में भारत सरकार ने पीटीजी का नाम बदलकर पीवीटीजी कर दिया गया 2006 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसरो। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो द्वारा अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी गई है। यह नीति अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को संस्थागत बनाने और इसरो के उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। चलिए नेक्स्ट है, बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से कोर्ट कहते हैं। बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। इस खेल का आविष्कार जेम्स स्मिथ ने 1891 ईस्वी में अमेरिका में किया था। फीबा की स्थापना 1932 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे, राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो यहाँ पर 12 सदस्य। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है अनुच्छेद 80(3) के अनुसार। राज्यसभा ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। चलिए नेक्स्ट दिया गया है, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैनिकों को अनुदान। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ सैनिकों को दिया जाने वाला अनुदान है। यह भूमि का सबसे बड़ा भूखंड था जो नायकों को प्रदान किया जाता था, किंतु भूमि पर नायकों का स्वामित्व नहीं था, बल्कि इससे होने वाली आय पर उनका विशेष अधिकार होता था। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा राष्ट्रपति डैश की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? यहाँ पर प्रधानमंत्री की सलाह से। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा की निश्चित अवधि से पहले ही भंग कर सकता है अनुच्छेद 85 के अनुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी जो है वो यहाँ पर अन्नाईमुडी है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। अन्नामलाई पर्वत की चोटी अन्नाईमुडी 2695 मीटर जिसकी ऊंचाई है, प्रायद्वीपीय पठार एवं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए नेक्स्ट है 19 नंबर, मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑयस्टर को का संवर्धन किया जाता है। इसका व्याख्या देखेंगे, मोती प्राप्त करने के लिए ओयस्टर का संवर्धन किया जाता है। ओयस्टर की दृष्टि से मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी एवं सौराष्ट्र का समुद्री किनारा महत्वपूर्ण है। इससे मोती प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है? तो यहाँ पर परितारिका द्वारा होता है। मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण परितारिका यानी आइरिस द्वारा होता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है। इसका लेंस निकाय प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं पर प्रतिबिंब बनाता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कॉर्निया या स्वच्छमंडल कहते हैं। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है तथा इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होती है।
नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। नेक्स्ट देखेंगे, कॉर्निया और आँख के बीच में एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे नेत्रोद कहते हैं। आँख के लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव होता है जिसे कचाव द्रव कहते हैं। रेटिना के शंकु के आकार की कोशिकाएं रंगों के अनुरूप प्रतिक्रिया करती है और इन्हीं से हम रंग का अभ्यास करते हैं। क्षण कोशिकाएं जो प्रकाश की तीव्रता के प्रति संवेदनशील होती है। हम अपनी आँखों के रेटिना में क्षण कोशिकाएं की उपस्थिति के कारण एक अंधेरे कमरे में या रात के अंधेरे में चीज़ों को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 21 नंबर, निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, गुणोत्तर माध्य। निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का गुणोत्तर माध्य मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? चलिए यहाँ से इसका व्याख्या देखेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति या औसतों के 5 सांख्यिकीय माप है। पहला समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, ज्यामितीय माध्य और हरात्मक माध्य। उपयुक्त 5 में से 3 सर्वाधिक प्रचलित औसतें हैं जबकि अन्य 2 ज्यामितीय माध्य तथा हरात्मक माध्य औसतें विशिष्ट परिस्थितियों में उपयुक्त होते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप इस बात पर अभ्यास दिलाता है कि आंकड़े के स्थान किस पर केंद्रित हैं, किंतु आंकड़ों के समुचित अर्थ विवेचन के लिए भी यह भी पता होना चाहिए कि आंकड़ों में कितना बिखराव है, वे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के चारों ओर किस प्रकार एकत्रित हैं। अतः सही उत्तर गुणोत्तर माध्य होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम। तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन है। 2 माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है तथा दूसरा कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशिक विरल है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है, अतः विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की विकिरण धीमी हो जाती है तथा अविलंब की ओर झुक जाती है। जब ये सघन से विरल में गति करती है या जाती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा अविलंब से दूर हट जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। यहाँ पर कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। नदी घाटियों के आधार पर सर सिडनी बुराड द्वारा हिमालय पर्वतीय प्रदेशों को निम्न 4 प्रादेशिक विभाजन किया गया है। पंजाब हिमालय और इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य है। कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर, इसकी लंबाई सतलज एवं काली नदियों के मध्य है। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर, इसकी लंबाई काली एवं तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। और असम हिमालय 720 किलोमीटर तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। तो यहाँ पर उदारीकरण कहलाता है। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण विभिन्न प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र को मुक्त करने की नीति है, अर्थात अर्थव्यवस्था को विभिन्न प्रकार के नियामकों तथा नियंत्रणों के संबंध में उदार होना। यह मुख्यतया उद्योगों तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं पर सरकारी नियंत्रण को समाप्त करने या कम करने से संबंधित है। निजीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी या प्रबंधन या दोनों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना अथवा उन्हें निजी क्षेत्र को सौंप देना ही निजीकरण है। वैश्वीकरण, किसी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ने की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। ईस्वी सन 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी थी? तो यहाँ पर राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था। 1809 में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट या तुहफत उल
मुवाहिदीन नामक पुस्तक राजा राम मोहन राय द्वारा लिखा गया था। चलिए यहाँ से अगला देखेंगे, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के विनोद चंद्रन है। ठीक है, चलिए पटना उच्च न्यायालय हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के विनोद चंद्रन को नियुक्त किया गया है। 29 मार्च 2023 को उन्होंने शपथ लिया था। नेक्स्ट है, हाल ही में बिपरजॉय खबरों में था, वह क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा चक्रवात है। खबरों में रहा बिपरजॉय एक चक्रवात था और यह अब अरब सागर तथा गुजरात के समुद्री तट से टकराया था। इसका नामकरण बांग्लादेश द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो यहाँ पर कहलगांव विद्युत परियोजना, कहलगांव ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, यह भागलपुर बिहार में स्थित है। यह परियोजना एनटीपीसी अधीन कोयला आधारित संयंत्र है। चलिए नेक्स्ट है, किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का डैश होता है? तो उसके भार का 1/6 भाग होता है। यहाँ पर दिया गया है 1/6 भाग होता है। ठीक, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करती है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम, इस कारण चंद्रमा पर वस्तुओं पर आकर्षण कम लगती है। चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर इसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग होता है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे खगोलीय पिंड, द्रव्यमान और त्रिज्या। पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 × 10⁻24 kg होता है और त्रिज्या 6.37 × 10⁻6 मीटर होता है। चंद्रमा का द्रव्यमान 7.36 × 10⁻22 kg होता है और यहाँ पर चंद्रमा की त्रिज्या 1.74 × 10⁻6 मीटर होती है। चलिए नेक्स्ट है, पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वायुमंडलीय दाब वह तापमान है जिस पर द्रव उबलने लगता है, उससे इसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव के सभी कणों को उतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए यह तापमान 373 केल्विन, 100 डिग्री सेंटीग्रेड 273 + 100 = 373 केल्विन होता है। नेक्स्ट है, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि। तो यहाँ पर तरलता घटाती है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से तरलता जो है वो घटती है। रिवर्स रेपो दर वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उनसे लिए गए अकाल्पनिक ऋणों पर प्रदान करता है। रिवर्स रेपो दर का प्रयोग आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से अल्पकालिक ऋण लेकर अर्थव्यवस्था से तरलता को निकालने या कम करने के लिए किया जाता है। रिवर्स रेपो दर में वृद्धि का प्रभाव, वाणिज्यिक बैंकों के पास पूंजी की कमी होगी, बाजार में तरलता की कमी होगी, परिणाम स्वरूप बाजारों में ब्याज दरों में वृद्धि होगी, अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी होगी, उपभोग व्यय एवं निवेश व्यय में गिरावट अर्थात संग्रम में कमी होगी, मुद्रास्फीति नियंत्रण में कमी होगी, वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में कमी होगी। चलिए नेक्स्ट है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा थोड़े शब्दों में अधिक कहना। गागर में सागर भरना मुहावरा का सही अर्थ थोड़े शब्दों में अधिक कहना, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। यह विकल्प, अन्य विकल्प जो है वो बिल्कुल गलत दिए गए हैं। ऐसे वाक्यांश जो अपना सामान्य अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें मुहावरा कहते हैं। कुछ मुहावरा दिए गए हैं, हथेली पर सरसों उगाना, असंभव कार्य करना, छाती दूनी करना, उत्साहित होना, अकल के घोड़े दौड़ना, सिर्फ कल्पना करना। चलिए नेक्स्ट है,
धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। धुआंधार प्रपात का संबंध जो है जलप्रपात है, इसका संबंध नर्मदा नदी से है। जब नदी का जल प्रपात किसे कहते हैं? तो जब नदी का जल किसी स्थान पर खड़े ढाल या क्लिफ के ऊपरी भाग से अत्यधिक तीव्र से नीचे की ओर गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। भारत के अधिकांश जलप्रपात पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ की भू आकृति अत्यधिक ऊंची नीची तथा शैलें कठोर होती है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है जो मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में है। दुग्धधारा तथा कपिलधारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट जो है मैथ का है, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम जो है वो बंद होने वाला है, इसलिए व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आज से लिंक जो है व्हाट्सअप चैनल का हम यहाँ पर दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए 35 नंबर प्रश्न है, गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? तो गुरु के लिए दक्षिणा, इसका समास जो हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, विभक्ति चिन्ह को गायब कर दिया गया है। चलिए इसका व्याख्या देखेंगे। गुरु दक्षिणा शब्द में तत्पुरुष समास है। समास जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। समास जो है 6 प्रकार के होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इस समास का विग्रह करने पर कारक प्रकट होता है। जैसे गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह करने पर प्राप्त गुरु के लिए दक्षिणा बताए थे। विग्रह में कारक चिन्ह के प्रकट हुआ, अतः यह तत्पुरुष समास है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका व्याख्या देखेंगे तो सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना है। इस विधेयक की घोषणा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया था। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का। ठीक है, HF का। चलिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। कांच पर नक्काशी करने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड HF का उपयोग किया जाता है। इसका अन्य नाम फ्लोरोहाइड्रिक, हाइड्रोफ्लोरिक तथा हाइड्रोनियम फ्लोराइड होता है। यह जल में हाइड्रोजन का विलयन है। हाइड्रोजन फ्लोराइड HF हाइड्रोजन फ्लोराइड का निर्माण जो है ऐसे होता है। चलिए यहाँ से नेक्स्ट है, 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। तो राइट आंसर हो जाएगा कठियावाड़ी किसान की तरह। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा बी। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने कठियावाड़ी किसान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। 1921 में जाकर उन्होंने वह छोटी धोती धारण की जिससे वे आजीवन पहनते रहे। चलिए नेक्स्ट है, मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो डैश कहलाती है। तो यहाँ पर फीफ कहलाती है। मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था उसे फीफ कहते हैं। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो मिश्रण यहाँ पर आश्रित जल नहीं है, बाकी वायु मिश्रण है, दूध मिश्रित पेय ये भी मिश्रण है, आयोडीन युक्त नमक ये भी मिश्रण होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आश्रित जल मिश्रण नहीं है, शेष सभी मिश्रण है। ऊपर दिया गया है आश्रित जल एक यौगिक है। यौगिक किसे कहते हैं? तो वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से संयोजन से बनता है उसे यौगिक कहते हैं। जैसे जल आश्रित यानी आश्रित जल, मीथेन, चीनी, नमक इत्यादि। मिश्रण उस पदार्थ को कहा जाता है जो एक या एक से अधिक तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है, जैसे वायु हो गया। चलिए किसी पदार्थ को अन्य प्रकार
के तत्वों में भौतिक परिक्रम द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। भौतिक विधि के द्वारा इससे रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है। किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाली किसी एक पदार्थ के अभिलक्षण गुण समान होंगे। चलिए नेक्स्ट है, एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है। तो यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य उसका सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहलाता है। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो यहाँ पर ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण ये 28 जून 1914 से शुरू हुआ था को ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या थी। इस घटना को सेरोजोवा हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया का षड्यंत्र मानते हुए उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। चलिए नेक्स्ट है, नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर किसे चुना जाता है? तो यहाँ पर लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है। नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष, यहाँ पर लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, कौन सा देश G20 जिसको बोलते हैं सदस्य नहीं है? यहाँ पर बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश जो है G20 का सदस्य नहीं है। G20 का गठन 1999 ईस्वी में एशियन वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। G20 में 19 देश है। अफ्रीकन यूनियन और यूरोपीय संघ मिलाकर कुल 21 सदस्य हैं। G20 के सदस्य अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चीन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, मैक्सिको है, रूस है, सऊदी अरब है, दक्षिण अफ्रीका है, तुर्की है, यूनाइटेड किंगडम है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, यूरोपीय संघ है तथा अफ्रीकी संघ है जो कि 2023 में सदस्य बना है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से पादप युग्म उभयलिंगी पुष्प होते हैं? तो यहाँ पर गुड़हर तथा सरसों, गुड़हर तथा सरसों पादप युग्म में उभयलिंगी पुष्प होते हैं। जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें उभयलिंगी कहते हैं, जैसे गुड़हर एवं सरसों। जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो उसे पुष्प एकलिंगी होते हैं, जैसे पपीता और तरबूज। पुष्प पौधों में प्रजनन का कार्य करते हैं तथा फल एवं बीज उत्पन्न करता है। पुष्प एक डंठल द्वारा तने से संबंधित होता है। इस डंठल को वृंत या पेडिसेल कहते हैं। वृंत के सिरे पर स्थित चपटे भाग को पुष्पासन या थैलामस कहते हैं। एक प्रतिरूपित पुष्प में पुष्प पत्रों के 4 भाग होते हैं जिन्हें पुष्प के चक्र भी कहते हैं, जो पुष्पासन का पर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। पहला है बाह्य दलपुंज, दूसरा है दलपुंज, तीसरा है पुमंग, नर जननांग में होता है, और जयांग मादा जननांग का भाग है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज को पुष्प का सहायक अंग तथा पुमांग एवं जयांग को आवश्यक अंग कहते हैं। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने डैश में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो यहाँ पर टेनिस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया? तो यहाँ पर पुर्तगाल ने। भौगोलिक अनुसंधान में पुर्तगाल ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया। यूरोप ने 15वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बाद में वाणिज्यिक गतिविधियों के युग में प्रवेश किया। यह पुर्तगाली और स्पेनवासी थे जिन्होंने 15वीं और 16वीं शताब्दी की शुरुआत में नए समुद्री मार्ग की खोज का बीड़ा उठाया
यात्राओं को प्रोत्साहित किया और प्रारंभिक औपनिवेशिक साम्राज्य का गठन किया। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई। इसी समय बार्थोलोमियो डियाज पुर्तगाली व्यापारी द्वारा 1488 में केप ऑफ गुड होप की खोज की गई, जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इसके उपरांत कोलंबस स्पेन द्वारा 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज तथा वास्को डी गामा पुर्तगाली द्वारा 1498 ईस्वी में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। चलिए यहाँ से नेक्स्ट है, विधान परिषद वाले राज्य। विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी। तो यहाँ पर 1/3 से, ठीक है। चलिए विधान परिषद वाले राज्यों की ये वही दिया गया है। विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 1/3 और न्यूनतम 40 निश्चित की गई है। नेक्स्ट है, जी का मान कितना होता है। बड़ा जी का है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी को बोलते हैं एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण नियतांक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। इसे जी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश 1731 से 1810 में एक सुग्राही तुला का उपयोग करके जी का मान गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर ज्ञात किया था। इसका विमीय सूत्र m इनवर्स L⁻3 T⁻2 होता है। जी का मान सभी स्थानों पर 1 होता है। यह एक अदिश राशि है। परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज सर आइजक न्यूटन ने 1686 ईस्वी में किया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल तथा उनके द्रव्यमान के बीच के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे F = G(m1m2/r²), अर्थात जहाँ F गुरुत्वाकर्षण बल है, m1m2 दो पिंडों के बीच का द्रव्यमान है और r दूरी है। नेक्स्ट है, डोमेश शब्द का तात्पर्य है तो जनता हो जाएगा। डोमेश शब्द का तात्पर्य जो हो जाएगा जनता है। लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ होता है डेमोक्रेसी। हिंदी में डेमोक्रेसी दो यूनानी शब्दों से बना है, डेमोस और क्रेटिया, जिसका अर्थ होता है जनता और शासन। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है 51 नंबर। अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष पूर्ण, ठीक है। चलिए प्रधानमंत्री वही दिया गया है। नेक्स्ट है, बक्सा टाइगर रिजर्व डैश राज्य में स्थित है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल राज्य में, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। अनुच्छेद 25 जो है धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। इसका व्याख्या देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 25 जो है धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है, नामीब मरुस्थल स्थित है। तो नामीब मरुस्थल जो है वो कहाँ स्थित है, यहाँ पर अफ्रीका में स्थित है। चलिए अगला दिया गया है, प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखी गई थी। ये महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। यह मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है। तो यहाँ पर PK श्रीवास्तव है। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त PK श्रीवास्तव 19वें बने हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने की एक प्रमुख संस्था है। संस्थानम समिति के सिफारिश पर सन 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए।
तो यहाँ पर सी ऑप्शन, दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। चलिए, यही दिया गया है। कोरम या गणपूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या जिनकी उपस्थिति से सदन कार्य संपादित होता है। यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 1/10वां भाग होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है। तो यहाँ पर वित्त मंत्रालय भारत सरकार का प्रकाशित करता है। भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसमें अर्थव्यवस्था के मुख्य घटकों जैसे महंगाई, बुनियादी ढांचे, कृषि, विदेशी मुद्रा भंडार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रुझाने का विस्तृत विवरण किया गया है। इसके साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण में देश के सामने मौजूद आर्थिक चुनौतियों के बारे में भी बताया गया है। चलिए, मैथ का प्रश्न है, आप लोग कर लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं। तो यहाँ पर अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जिन संसाधनों को एक बार उपयोग करके पुनः उपयोग या उन्हें बदला नहीं जा सकता उन्हें हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय संसाधन पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते, जैसे में कोयला, तेल, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम आदि अनवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, जीवों में परिक्षिप्त अवशेष कहलाते हैं। यहाँ पर जीवाश्म कहलाते हैं। जीवों में परीक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। जीवाश्म सामान्यतः जीव की मृत्यु के बाद उसके शरीर का अपघटन हो जाता है तथा वह समाप्त हो जाता है, परंतु कभी कभी जीव तथा उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिनके कारण इनका अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता है। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूख कर कठोर हो जाए तो उसमें कीट के शरीर के छाप सुरक्षित रह जाए। जीव के इस प्रकार परिक्षिप्त अवशेष को ही हम लोग जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म कितने पुराने हैं, इस बात के आकलन करने के दो घटक हैं, सापेक्ष तथा फॉलिश डेटिंग। जीवाश्म के परत वर्षों तक अधिक दाब के कारण दब जाने के कारण चट्टान बनते हैं। चट्टान जीवाश्म युक्त और जीवाश्म रहित दोनों प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना BJRCY का संबंध डैश विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है। यहाँ पर SC वर्ग के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। यह योजना लड़कियों के लिए 1961 से 66 से चल रही है। इसे 1989 से 90 लड़कों के लिए शुरू किया गया था तथा इसे 2008 से 2018 में संशोधित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से BSNL भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। टाटा मोटर्स मोटर गाड़ियाँ, रैनबैक्सी दवाइयाँ एवं एशियन पेंट ये सभी भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। बहुराष्ट्रीय निगम वे कंपनियां हैं जो अपने देश के साथ अन्य देशों में भी कार्य करती है और अपनी सेवा शाखाओं, सहायक कंपनियों आदि के नेटवर्क के माध्यम से अपना व्यवसाय संचालित करती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की डैश एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है। तो राइट आंसर हो जाएगा पाइथन 5 को। चलिए वही दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार के दौरान कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे। तो यहाँ पर रामनाथ कोविंद, ठीक है। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे, ठीक है। कब से कब तक, तो अगस्त 2015 से जून 2017 तक रहे हैं। ये भारत के 14वें राष्ट्रपति के पद 2017 से 2022 तक रहे
और अभी 2024 से 2023 से यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू है जो कि महिला है। नेक्स्ट है नथपा झाकड़ी हायरडेल पावर प्रोजेक्ट भारत के डैश राज्य में स्थित है, तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश राज्य में। नथपा झाकड़ी हायरडेल पावर प्रोजेक्ट भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में सतलज नदी पर स्थित है। चलिए यहाँ से नेक्स्ट है चमगादड़ तथा पक्षी के पंख हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा समवृत्ति अंग। ठीक है, समझात नहीं होगा। चलिए चमगादड़ तथा पक्षी के पंख समवृत्ति अंग हैं, समृद्धि या समरूप अंग। पक्षी एवं चमगादड़ के पंख को बारीकी से देखने पर पता लगता है कि चमगादड़ के पंख मुख्यतः उसकी दीर्घित उंगली के मध्य की त्वचा के फैलाव से बनता है, परंतु पक्षी के पंख उसकी पूरी अग्रबाहु के त्वचा के फैलने से बनता है जो परों से ढकी रहती है। अतः दो पंखों के अविकल्प उनकी संरचना एवं संघटकों में बहुत अंतर है। वे एक जैसे दिखाई देते हैं क्योंकि वे उड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं, परंतु सभी की उत्पत्ति पूर्णतः समान नहीं है। इसका कारण यह है कि उन्हें समरूप अभिलक्षण बनाता है, न कि समजात अभिलक्षण। समजात अंग भिन्न भिन्न वातावरण में रहने वाले जंतुओं के ऐसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न होते हैं परंतु एक ही प्रकार कार्य करते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे हमारा हाथ, कुत्ते का अगला पैर, हमारे दांत और हाथी के दांत, आलू के कंद और घास भूसदारी इत्यादि। अवशेषी अंग को मानव, पौधे और जानवरों के शरीर के अंगों या हिस्सा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनका कोई स्पष्ट कार्य नहीं होता। उन्हें उनके संबंधित पूर्वजों का अवशिष्ट अंग माना जाता है, जैसे अपेंडिक्स, अल्कडाड, बाहरी कान, टॉन्सिल, साइनस इत्यादि। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, चलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलते हैं, की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी AO ह्यूम द्वारा दिसंबर 1885 में की गई थी। इसकी प्रथम बैठक 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गलियारा टैंक गोकुल दास तेजस संस्कृत कॉलेज में हुआ। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे तथा सचिव जो थे AO ह्यूम थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है E20 क्या है, तो E20 जो है अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। E20 अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। E20 पेट्रोलों के साथ 20% इथेनॉल का मिश्रण है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु कर्नाटक में भारत ऊर्जा सप्ताह IEW के दौरान E20 फ्यूल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखेंगे डैश एक आवश्यक तत्व है जिसका उद्देश्य प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। प्रोटीन अधिक अणु वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये पौधों एवं जंतु कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन जो है आवर्त सारणी के 15 वर्ग में पाया जाता है। इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP3 होता है। यह अर्थ क्रस्ट में अल्प मात्रा में मुख्यतः सोडियम नाइट्रेट, चिली साल्टपीटर NaNO3 तथा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 के रूप में पाया जाता है। नाइट्रोजन के परमाणविक तथा भौतिक गुण। नाइट्रोजन जो है 15वें वर्ग के तत्व हैं एवं इस वर्ग में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में किंतु अन्य तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इन तत्वों के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन तथा इसकी संयोजकता 3 और 5 होती है। यह जल से अभिक्रिया नहीं करते। यह रंगहीन एवं गंधहीन गैस है। यह हवा से थोड़ा हल्का तथा जल में कम घुलनशील है।
नाइट्रोजन काफ़ी कठिनाई से द्रवीभूत होता है। साधारण ताप पर नाइट्रोजन निष्क्रिय होता है। नाइट्रोजन तत्व पादप कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस या अन्य की तुलना में अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन पादपों को मुख्यतः न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन तथा अन्य नाइट्रोजन पदार्थों के संश्लेषण हेतु किया जाता है। वातावरण में यानी वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, परंतु पादप इसे गैस के रूप में न लेकर नाइट्रेट्स या नाइट्रेट्स के रूप में प्रयोग करते हैं। पौधे मैग्नीज देखेंगे। मैग्नीज पौधों में इस तत्व की आवश्यकता क्लोरोफिल का निर्माण में होती है। यह नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तत्व की कमी से पौधों की पत्तियां जो होती है भूरी हो जाती है। फास्फोरस यह तत्व न्यूक्लिक अम्ल एवं फॉस्फोलिपिड पदार्थ में पाया जाता है। कोशिकाओं के बीच बीजों के निर्माण एवं फसलों की परिपक्वता की मुख्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिंक इस तत्व की कमी से पौधों की लंबाई में वृद्धि रुक जाती है एवं पौधे बौने हो जाते हैं। यह इंडेल एसिटिक अम्ल के संश्लेषण में उपयोगी होता है। सल्फर यह तत्व पौधों के प्रोटीन तथा जीव द्रव्य के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। इस तत्व की कमी होने से पेड़ों एवं पौधों की पत्तियां पीली हो जाती है। यह दलहनी फसलों की जड़ों में गांठों का निर्माण में मदद करता है। पोटेशियम पौधों की वृद्धि में पोटेशियम तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसकी कमी से पत्तियों जो है अंगमारी हो जाती है, जिससे प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में रुकावट होती है। कैल्शियम यह डीएनए आरएनए को प्रोटीन से संयुक्त करने, क्रोमोसोम के निर्माण, वसा के संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट्स एवं अमीनो अम्ल के परिवहन में सहायक होता है। चलिए यहाँ से अगला देखेंगे। लोहा यह तत्व पौधों में श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह क्रेब्स चक्र में सहायक होता है। पौधों में लौह की कमी से क्लोरोसिस रोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। बोरॉन यह मुख्यतः शर्करा के ट्रांसलोकेशन में सहायक होता है। इसकी कमी से पौधों में शूट टिप नष्ट हो जाती है। मोलिब्डेनम यह हाइड्रोजन के मेटाबॉलिज्म में मुख्य भूमिका निभाता है। इसकी कमी से फूल गोभी एवं पत्ती गोभी में विषपोटल रोग होता है। चलिए अगला देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है। ब्रेड स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? तो यहाँ पर शॉन कॉनरी थे। शॉन कॉनरी ने 1962 में बड़े पर्दे पर पहले जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई थी। यान फ्लेमिंग द्वारा निर्मित बॉन्ड श्रृंखला दुनिया भर में सिनेमाई रोमांच के लिए स्वर्ण मानक बना हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? तो यहाँ पर अनुच्छेद 124। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 5 अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित है। इन अनुच्छेदों में सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियाँ आदि का उल्लेख है। नेक्स्ट है, IPL 2023 का विजेता टीम कौन सा है? तो यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग CSK हो जाएगी। यह दिया गया है। चेन्नई सुपर किंग IPL 2023 में गुजरात टाइटंस दिल्ली DL को हराकर 5 विकेटों से हराया था। ये इंग्लिश का प्रश्न है, आप लोग कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है 76 नंबर। भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना। चलिए NSSO, जिसको हम लोग भारतीय राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन बोलते हैं, एक राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना 1950 में देश के आंकड़े संबंधित आवश्यकताएं पूरी करने
और राष्ट्रीय आय तथा अन्य संबंधित आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए एवं बड़े पैमाने पर सर्वे करने के उद्देश्य से की गई थी। नेक्स्ट है, भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है, तो यहाँ पर अटॉर्नी जनरल होता है। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी होता है। अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी का पद का प्रावधान किया गया है संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार। महान्यायवादी का कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता है, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। नेक्स्ट देखेंगे NVS 01 एक डैश है, तो यहाँ पर उपग्रह है, ठीक है। यह उपग्रह इसरो के नेविगेशन सैटेलाइट NVS श्रृंखला के पेलोड की दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों में से पहला है। NVS प्रथम उपग्रह GSLV F-12 व्हीकल्स का उपयोग करके 29 मई 2023 को सफलतापूर्वक छोड़ा गया था। नेक्स्ट है, बोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है, तो ये जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यशवंत व्यास के द्वारा यहाँ पर संकलित की गई है। चलिए, यह किताब जो है गुलजार की फिल्मों, कविता, दर्शन, जीवन शैली और नापसंद के माध्यम से जीवन में दर्शाई गई है। यहाँ पर मैथ का प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पर भगत सिंह ने। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने 1926 ईस्वी में पंजाब में किया था। इनके अन्य सहयोगी संस्थापक सदस्य छबिलदास और यशपाल थे। चलिए ये सभी। नेक्स्ट देखेंगे 83 नंबर, भारत के एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डेंस इंडेक्स निर्यातक तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में कौन करता है, तो यहाँ पर नीति आयोग करता है, ठीक है। चलिए, नीति आयोग ने 17 जुलाई 2023 को तीसरा निर्यातक तैयारी सूचकांक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु 80.89 अंक के साथ प्रथम स्थान पर तथा 78.20 स्थान पर महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और 76.36 अंक के साथ कर्नाटक जो है तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है, तापमान की एसआई इकाई क्या है, तापमान की एसआई इकाई केल्विन होती है, सेल्सियस नहीं होगा। चलिए, तापमान की एसआई इकाई जो होती है वो यहाँ पर केल्विन होती है, जिसको हम लोग बड़े के से सूचित किया जाता है। ताप या तापमान के दो बिंदु निश्चित किया गया है, क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु। तापमान जो है मापन विभिन्न पैमानों पर किया जाता है, जैसे सेल्सियस पैमाना। इस पैमाने पर जल के क्वथनांक को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तथा हिमांक को 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाता है। केल्विन पैमाना, इस पर जल के क्वथनांक बिंदु को 373.15 केल्विन और हिमांक बिंदु को 273.15 केल्विन लिया जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाना, इस पर जल के क्वथनांक बिंदु को 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और हिमांक बिंदु को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर लिया जाता है। रोमर पैमाना, इस क्वथनांक बिंदु पर 80 डिग्री रोमर लिया जाता है, क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु 0 डिग्री रोमर लिया जाता है। चलिए, चारों पैमानों के बीच संबंध यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ये मणिपुर में स्थित है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इस पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है, ये जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियम द्वारा दी जाती है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा दी जाती है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, यह दाहिने हाथ के अंगूठा, थंब, तर्जनी और मध्यमा परस्पर समकोणिक इस प्रकार रखे कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा चालक की गति की दिशा और मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा की ओर संकेत करेगी। विद्युत जनित्र इसी नियम पर आधारित है, ठीक है। यहाँ पर फिगर भी इसका दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग। चलिए, फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम, यदि बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठा को परस्पर समकोणिक इस प्रकार रखे कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा
चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, और अंगूठा जो है वो गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा, जैसे यहाँ पर आप सभी को फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। चलिए यहाँ से अगला देखेंगे। प्रत्यावर्ती धारा वैसी धारा जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ बदलती है उसे प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट एसी कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का पूरे चक्र में औसतन मान शून्य होता है। दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट जिसको डीसी बोलते हैं। वैसी धारा जो सिर्फ एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे हम लोग दिष्ट धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर। इस धारा का परिमाण, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर दिए गए हैं। इस धारा का परिमाण एवं दिशा समय के साथ नियत रहता है। इस धारा का परिमाण एवं दिशा समय के साथ बदलता रहता है। दिष्ट धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत अधिक ऊर्जा का व्यय होता है, जबकि एसी को ले जाने में कम ऊर्जा का व्यय होता है। ट्रांसफार्मर की सहायता से इस धारा को बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता है। ट्रांसफार्मर की धारा से की सहायता से एसी को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इसे बैटरी को चार्ज किया जाता है और इससे बैटरी को चार्ज नहीं किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। भारत में मनरेगा कब शुरू किया गया था? तो यहाँ पर 2006 में शुरू किया गया था। भारत में मनरेगा 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदलापल्ली गांव में हुआ था। पूर्व में इसका नाम नरेगा था। 2 अक्टूबर 2009 से बदलकर मनरेगा कर दिया गया। चलिए ये इंग्लिश का प्रश्न है। नेक्स्ट देखेंगे। आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र मेडिसिन की शाखा को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। आँख और उसके रोगों से संबंधित यही दिया गया है, ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। ऑन्कोलॉजी चिकित्सा की एक शाखा है जो कैंसर के अध्ययन, उपचार, निदान और रोकथाम से संबंधित है। ओडेंटोलॉजी दांतों की संरचना, विकास और बीमारियों या असमानताओं के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्थेल्मोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की शाखा आँख की रचना, कार्य प्रणाली, इसकी बीमारियों तथा चिकित्सा से संबंधित है। नेफ्रोलॉजी गुर्दा का अध्ययन है। ओटोरहिनोरोलॉजी यह कान, नाक और गले का अध्ययन है। मार्फोलॉजी पादपों का आकारीय अध्ययन है। स्पर्मोलॉजी बीजों का अध्ययन है। सार्कोलॉजी पक्षियों का अध्ययन है। फिजियोलॉजी विभिन्न भागों में कार्य एवं कार्य विधियों का अध्ययन है। ऑफियोलॉजी सांपों का अध्ययन है। टेप्टोलॉजी उपार्जित लक्षणों का अध्ययन है। एंटोमी जो है शरीर के विविध अंगों के विच्छेदन द्वारा प्रदर्शित सकल संरचना है। एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति और संस्कृति के विकास का अध्ययन है। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? कौन सी विशेषता जो है खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? तो सी ऑप्शन, ये खत्म नहीं हो सकते। खनिज पदार्थ ये खत्म नहीं हो सकते, विशेषता नहीं पाई जाती है। खनिज क्षयशील संसाधन है जिसका नवीकरण नहीं किया जा सकता। भारत में अधिकांश खनिज क्षेत्र प्रायद्वीप भारत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है? ये उड़ीसा राज्य में। कोरापुट खाने भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह उड़ीसा में स्थित पंचपतमाली पहाड़ियों पर बॉक्साइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा के अन्य खनिज क्षेत्र कोयंझोर, सुंदरगढ़ और कालाहांडी है। नेक्स्ट है औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तो यहाँ पर 1707 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। 3 मार्च 1707 को प्रातः काल की नमाज संपन्न करने के बाद अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसके शव को दौलताबाद स्थित खुलदाबाद नामक स्थान पर ले जाया गया, जहां पर प्रसिद्ध सूफी शेख बुरहानुद्दीन के मकबरे की चहार दीवारी के अंदर उसे दफनाया गया। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में उज्जैन के निकट दोहट नामक स्थान पर मुमताज महल के गर्भ में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे। सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करती है? तो यहाँ पर न्यूनतम समर्थन मूल्य।
चलिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कृषि लागत तथा और मूल आयोग CACP की सिफारिशों के आधार पर वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है। यह किसानों को उनके उत्पादों के लिए गारंटीकृत मूल्य और निश्चित बाजार उपलब्ध कराने के लिए सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है, जल के अणुओं की अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है। तो यहाँ पर क्या कहलाती है? तो परासरण कहलाती है। जल के अणुओं की अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा गति परासरण कहलाती है। परासरण की प्रक्रिया में जल विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जल के अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में जल के कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करते हैं। परासरण की प्रक्रिया बिना अर्धपरागम्य झिल्ली के संभव नहीं है। परासरण के उदाहरण: परासरण द्वारा पौधों अपने मूल रोम से भूमि से जल अवशोषित करते हैं। पौधों की कोशिका में जल का संचालन परासरण द्वारा ही होता है। पौधों की पत्तियों से पौधों विभिन्न खाद्य पदार्थों का वितरण परासरण द्वारा ही होता है। पौधों में पाए जाने वाला रंध्र के खुलने तथा बंद होने में परासरण की मुख्य भूमिका है। जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। विसरण: द्रव तथा गैस तथा विलय के अणुओं का उनके अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करना विसरण कहलाता है। विसरण के उदाहरण: विसरण द्वारा गैस से ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कोशिका तथा बाहरी वातावरण के बीच होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन में विसरण द्वारा जलवाष्प बाहर निकलते हैं। इत्र की शीशी कमरे में खोलने पर उसे सुगंधित विसरण द्वारा ही पूरे कमरे में फैलती है। स्वच्छ जल में भरे बर्तन में डंक डालने पर इंक जल के संपूर्ण भागों में समान रूप से फैल जाता है। विसरण का उदाहरण है। नेक्स्ट देखेंगे 95 नंबर। अति शुद्धो स्नेह को सारग है, नेक सुयानप बांक नहीं। पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ है तो बी ऑप्शन, तनिक भी चतुराई नहीं। चलिए यहाँ से हम लोग अगला देखेंगे, ये पॉइंट देख लेते हैं। उपयुक्त पद रीतिकालीन कवि घनानंद की पंक्ति है जिसमें प्रेम के वियोग पक्ष का वर्णन किया गया है। चलिए यहाँ से देखते। नेक्स्ट है कोइलवर पुल डैश पर स्थित है तो यहाँ पर सोन नदी पर स्थित है। ठीक है, सोन नदी पर कोइलवर पुल स्थित है। चलिए, कोइलवर पुल सोन नदी पर स्थित है। इस पुल की आधिकारिक नाम अब्दुल बारी पुल है, जिसकी स्थापना 1856 ईस्वी में, परिचालन 1862 ईस्वी में शुरू हुआ था। यह पटना तथा भोजपुर के बीच की सड़कों सह रेल मार्ग, जिसकी लंबाई 1440 मीटर है, वहीं पर स्थित है। नेक्स्ट है IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कप्तान कौन था? तो यहाँ पर फैफ डु प्लेसी थे। ठीक है, विराट कोहली नहीं थे। चलिए, 12 मार्च 2022 को पूर्व RCB कप्तान विराट कोहली ने घोषणा की कि वह फैफ डु प्लेसी को कप्तान सौंपेगा, जो RCB के नए कप्तान होंगे। फैफ डु प्लेसी दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2023 का 16वां संस्करण था। इसके विजेता चेन्नई सुपर किंग 5वीं बार तथा उप विजेता गुजरात टाइटंस था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी थी। 22 मई को जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाता है। नेक्स्ट देखेंगे और ये लास्ट प्रश्न होगा, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया?
तो गौतम बुद्ध ने यहाँ पर धर्म चक्र परिवर्तन जो है वो यहाँ पर सारनाथ से आरंभ किए थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ से आरंभ किया था। महात्मा बुद्ध उरुवेला, वर्तमान में बोध गया से सारनाथ है। यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जो बौद्ध धर्मों के परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाने जाते हैं। चलिए, तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 100 प्रश्न को कवर कर लिए हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सेशन था। ये 3rd एडिशन है बिहार दरोगा के लिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। इसमें से 60% प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस बुक को जो है करके जाइएगा। सेट नंबर 1 हम लोग कवर कर लिए हैं। मिलते हैं सेट 2 को लेकर, साथ में हम लोग अध्ययन सामग्री को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो चैनल पर बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी गया है वर्तमान सभी दरोगा परीक्षाओं के औसतन 60% प्रश्न जो है इसी पुस्तक से आएंगे। चलिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। टेलीग्राम जो है हालांकि बंद होने वाला है, तो व्हाट्सअप चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, उसके ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा।